मेरे दशम के सभी भैया बहनों नमस्कार। बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से पुनः एक बार सभी का स्वागत करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास के अंतर्गत हमने कल जानने का समझने का प्रयास किया कि आखिर संसाधनों का उचित उपयोग होता है तो उससे लाभ होता है, और उसका उपयोग अगर अनुचित हो तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। इन चीज़ों को हमने कल जानने का समझने का प्रयास किया। हमने कहा कि पंजाब में और हरियाणा में हरित क्रांति आई, वहाँ पर भूजल स्तर को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। अर्थात जितना ज़्यादा हमने बोर, ट्यूबवेल, नलकूपों से सिंचाई की, मगर आज वहाँ पर हालात ये बन रहे हैं कि वहाँ भूजल स्तर 4-5 मीटर नीचे चला गया है। फिर हमने एंडोसल्फान की बात की, जो कि कीटनाशक एक दवाई है, जिस कीटनाशक दवाई के प्रभाव के कारण वहाँ के लोगों में अपंगता, विकलांगता, शारीरिक मानसिक दुर्बलता, इसका उसे शिकार होना पड़ा है। तो आइए आखिर यह पाठ और क्या बताना चाह रहा है। हम आज अध्याय 1 के पृष्ठ क्रमांक 10 पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर लिखा गया है संसाधन प्रबंधन। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। उसको समुचित तरीके से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें, उसका समुचित उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पाठ में हम यहाँ से जानने का प्रयास करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना पड़ेगा। जिन संसाधनों के जो सीमा है वह सीमित है और जिससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, इन सब चीज़ों को जब हम उपयोग करते हैं तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है। निकलने वाली गैसें वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो इसके बदले हम विकल्प क्या खोज सकते हैं? क्या हम प्राकृतिक गैस का उपयोग कर सकते हैं? क्या सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं? क्या पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं? अर्थात ऐसे संसाधन जो एक दिन समाप्त होने वाले हैं और साथ ही साथ सीमित मात्रा में हैं, जिनसे प्रदूषण भी ज़्यादा होता है, तो उसके विकल्प के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, यह हमें प्रयास करना होगा। जैसे लोहा का विकल्प प्लास्टिक निकल गया है, तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना होगा, वैकल्पिक संसाधनों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना होगा। प्रिय बच्चों, संसाधनों का नवीकरण करना एक और बिंदु इसमें देखिएगा। पहली बात, इसमें कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। जो कचरे समझकर, अपशिष्ट पदार्थ समझकर जिसे फेंक दिया जाता है, उसको वेस्ट से बेस्ट हम क्या बनाएं, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है, ऐसे हमें प्रयास करना होगा ताकि उसका ज़्यादा उपयोग कर सकें। फिर उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने चाहिए। हम देखते हैं कि लगातार कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, विषैली गैसें निकलती है। तो ऐसी विषैली गैसों या धुआं को शुद्धिकरण करके वायुमंडल में छोड़ा जाए, इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाने चाहिए। फिर और क्या हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। जिस बात को अभी मैंने कहा, वेस्ट से बेस्ट, खराब या अनुपयोगी चीज़ों का हम क्या उपयोग करें कि उसका ज़्यादा लंबे समय तक हम उपयोग कर सकें और उसको उपयोगी बनाया जा सके। फिर एक बिंदु और, विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी, पारा, लेड, सीसा, क्रोमियम आदि। ये ऐसे खनिज पदार्थ हैं बच्चों, जिसका उपयोग करने के बाद इनका दुष्प्रभाव भी मनुष्य को ही भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर सरकार को चाहिए कि कड़ाई से नियम बनाए जाए और उनकी पालन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार से हम संसाधनों का नवीकरण करके भी संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसी में हम देखते हैं संसाधनों का समुचित उपयोग। हमारे पास जो भी संसाधन हैं, हम क्या कर रहे हैं, आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, इससे संसाधनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, जबकि होना ये चाहिए कि हम जो भी प्रकृति ने जो हमें संसाधन प्रदान किए हैं, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा समुचित तरीके से उपयोग करें और बहुउद्देशीय उपयोग करें। मतलब उनका उद्देश्य हमारा सीमित नहीं होना चाहिए। हम कई चीज़ों को अनउपयोगी समझकर फेंक देते हैं, अच्छी चीज़ों गुणवत्ता युक्त है उसका प्रयोग करते हैं, और थोड़ी सी गुणवत्ता विहीन है या गुणवत्ता की कमी है तो ऐसे चीज़ों को हम अनावश्यक समझकर फेंक देते हैं। जबकि ऐसे चीज़ों को हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। प्रकृति ने हमें अथाह संपदाएं प्रदान की है बच्चों।
प्रकृति ने हमें अथाह संसाधन प्रदान किए हैं, पर सवाल है, तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने एक अच्छी बात उन्होंने कही, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। आदमी अगर लालच में आ जाता है तो लालच के कारण वह कभी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम संसाधनों का समुचित और सोच समझकर उपयोग करें, ये इसके अंतर्गत बताने का प्रयास। अब इसी में हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। बच्चों, आपने सुना होगा कि पंजाब के हरिके बांध से एक नहर निकाली गई है। यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा से समानांतर प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। इसके नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर, जबकि इसके उप नहरों की लंबाई को अगर नापें तो कुल मिलाकर यह 9060 किलोमीटर है। और इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। बच्चों, इससे क्या हो रहा है, तो ये थार का मरुस्थल, जहां आप पहले भी पढ़े होंगे, जो वहां पर रेत ही रेत है। थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये जो थार का मरुस्थल है वहां रेत ही रेत है। और इस इंदिरा गांधी नहर योजना के तहत वहां सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने का प्रयास किया गया है, और इसके साथ साथ इसका फायदा मिला भी है, विकास कार्य हुआ है। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ प्रथम चरण में यहाँ 1960 से प्रारंभ हुई, जबकि द्वितीय चरण में 1980 से हुई है। नहर से मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया है। इसके कारण यहाँ मिट्टी का कटाव भी कम हो रहा है, वनीकरण और चारागाह को बढ़ावा मिला है। और इस इंदिरा गांधी नहर कमान योजना के कारण जहां पर पहले चना, बाजरा और ज्वार की खेती की जाती थी, अब सिंचाई सुविधाओं के कारण गेहूं, कपास और मूंगफली की खेती होने लगी है। तो ये क्यों संभव हुआ? वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के कारण वहां मरुस्थल में जहां रेत ही रेत है वहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। परंतु बच्चों, इसका एक और प्रभाव देखने को मिलता है, बल्कि प्रभाव के बदले दुष्प्रभाव कहें। लगातार यहाँ सिंचाई होने के कारण यहाँ के जमीन में हम देखते हैं जगह जगह दलदल बन गए हैं, मिट्टी अनुपजाऊ हो गई है। फिर लगातार निरंतर ज्यादा सिंचाई होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिट्टी की ऊपरी जो सतह है वह धुलने लगी है, मृदा क्षरण होने लगा है और लवणता बढ़ गई है। कहने का अभिप्राय क्या हो रहा है, कोई चीज जब हम सीमित मात्रा में करें तो उसका फायदा मिलता है, मगर जब हम उसको असीमित मात्रा में या बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। और यह पूरा पाठ सारांश यह कह रहा है कि प्रकृति ने हमें अनमोल उपहार दिए हैं, खनिज संसाधनों से हमारा धरातल भरा पड़ा है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम उन संसाधनों को सोच समझकर बहुउद्देशीय तरीके से उपयोग करें, तो इसको लंबे समय तक इसका लाभ हमें मिलेगा। अगर हम इन चीज़ों को सोच समझकर सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो यह जल्द ही खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा या पर्यावरण को इसका हानि उठाना पड़ेगा। बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। कल इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, और हमारी कोशिश है कि इस साल जल्दी स्कूल खुले ताकि ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन कक्षाएं लग सकें, जिसमें हम और आप फेस टू फेस पढ़ाई कर सकें। मगर जब तक विद्यालय नहीं खुल पाया है, शासन का आदेश जारी नहीं हुआ है, तब तक यही वीडियो और ऑनलाइन एक माध्यम है। तो आइए आगे कक्षाओं के आगे के कालखंड में और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के कालखंड को यहीं विराम देता हूँ।